ये कहानी एक टीचर की है जो खुद को एक जवान और सुंदर स्टूडेंट से दूर नहीं रख पाता। कहानी की शुरुआत कायरो नाम की एक लड़की से होती है जिसके पेरेंट्स किसी और देश में रहते हैं। कायरो अकेली एक सुनसान से घर में रहती है जहां लिखना उसकी खासियत बन जाता है। जंगलों से होते हुए कायरो एक क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मिडिल एज आदमी है जो एक सक्सेसफुल राइटर नहीं बन पाया, इसलिए वो टीचर बन गया। कायरो के क्लास में आने पर जोनाथन उसे सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहता है, लेकिन कायरो वो सारी किताबें पहले ही पढ़ चुकी होती है। तभी वहां एक और लड़की विनी आ जाती है जो उसी क्लास की स्टूडेंट होने के साथ साथ कायरो की अच्छी दोस्त भी है। दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसी दौरान जोनाथन को कायरो के सामान में एक अडल्ट बुक दिखती है। जोनाथन का एक दोस्त बोरिस भी वहां आ जाता है और वो जोनाथन से वो किताब लेकर पढ़ने लगता है। बाद में बोरिस और जोनाथन दोनों कायरो के पास जोनाथन की लिखी हुई एक किताब की एक कॉपी देखकर हैरान हो जाते हैं। रात को जोनाथन की वाइफ बी अपने काम में बिजी रहती है। उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट उसकी किताब पढ़ रही थी। ये सुनकर बी का ध्यान काम से हट जाता है। बी और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही दोनों और करीब आने लगते हैं, बी को फिर से कॉल आ जाती है और जोनाथन अकेला रह जाता है। अगले दिन जोनाथन ये सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक बनाने लगता है। तभी जंगल से आते हुए दोनों को कायरो दिखती है। पिछले रास्ते से परेशान जोनाथन उसे ध्यान से देखने लगता है। वो कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता। कायरो जवाब देती है कि इन जंगलों में सबसे डरावनी चीज मैं ही हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। स्कूल के अंदर विनी जानबूझकर अपनी किताबें नीचे गिरा देती है। बोरिस समझ जाता है कि ये सब उसने जानबूझकर किया है। वो विनी से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विनी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रही होती है। ये सब कायरो भी देख लेती है और वो विनी से कहती है कि तुम तो पूरी पागल हो। बाद में विनी और कायरो के घर जाते हैं। यहाँ कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के एक सवाल को लेकर परेशान होती है जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में लिखना है। तीनों इस पर काफी बातें करते हैं। तभी विनी मजाक में कहती है कि तुम अपने टीचर के साथ अफेयर कर लो और उसी के बारे में लिख देना। कायरो कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रहती है कि आजकल ये सब नॉर्मल है और जोनाथन भी एक अच्छा जेंटलमैन आदमी है जो कायरो के फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। विनी कायरो के सामने जोनाथन की बातें करने लगती है कि वो क्लास में उसे किस तरह देखता है। ये सब सुनकर कायरो शर्माने लगती है और उसका इंटरेस्ट जोनाथन में बढ़ने लगता है। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूर घूर कर देखने लगती है। जोनाथन उसके पास आकर कहता है कि क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर इनवाइट करता है। बोरिस वहां से एक डांस स्टेप करते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन वही टेप ट्राई करने लगता है और तभी वहां कायरो आ जाती है। दोनों हंसकर इस बात को टाल देते हैं। जोनाथन कायरो के लिखे हुए एक पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस होता है कि उसे वो पूरा पैराग्राफ शब्द शब्द याद हो जाता है। ये देखकर कायरो भी खुश हो जाती है कि उसने उसके लिखे पर इतना ध्यान दिया। जोनाथन चाहता है कि कायरो अपने किसी फेवरेट ऑथर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर वो ऐसा कर देगी तो जोनाथन उसे मिड टर्म में फुल मार्क्स देगा। कायरो तुरंत मान जाती है। वो जोनाथन को बताती है कि उसने उसकी किताब भी पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की तरह उसकी किताब की कई लाइंस शब्द शब्द याद होती हैं। ये देखकर जोनाथन और भी इम्प्रेस हो जाता है। जोनाथन कायरो को इस वीकेंड एक जगह बुलाता है जहां वे उसके इस असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रात को बोरिस, जोनाथन और उसकी पत्नी बी डिनर पर जाते हैं। वहीं विनी उनका ऑर्डर लेने आती है। बी ने जॉनथन से पूछा कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो। जॉनथन ने कहा नहीं, वो कायरो है। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा था कि बी जॉनथन का कायरो में इंटरेस्ट देखकर जलन महसूस कर रही थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो बोरिस के सामने ही जॉनथन की बेइज्जती करने लगी। वो कहने लगी कि अब तुम में वो राइटर वाली बात नहीं रही, तुमने पिछले कई सालों से कुछ भी नहीं लिखा। जॉनथन चुपचाप पीछे जाकर पास में बैठ गया। वहां एक आदमी कविता बोलने लगा। जॉनथन बहुत ध्यान से वो कविता सुन रहा था और कायरो लगातार जॉनथन को ही देख रही थी। कविता खत्म होने के बाद बाहर कायरो ने एक सिगरेट जलाई। जॉनथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो जॉनथन के सामने थोड़े अलग और खुले कपड़ों में आती है। बोरिस ने जब इसके बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस के जाने के बाद कायरो जॉनथन के साथ बैठकर बातें करने लगी। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं। क्लास की तरफ जाते हुए जॉनथन को उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि कहीं बाहर घूमने चलें। क्लास के अंदर कायरो जॉनथन को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है जिसके स्टाइल में वो स्टोरी लिखेगी। जॉनथन को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कर दी।
उसके जाने के बाद विनी जॉनथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाने लगती है। तभी वहां जॉनथन से मिलने बोरिस आ जाता है। विनी बोरिस को भी चिढ़ाने लगती है और उसका फोन अपने कपड़ों में छुपा लेती है। उधर कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जॉनथन का अपनी वाइफ के साथ घूमने का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी। तभी जॉनथन के पास कायरो का कॉल आता है। दरअसल गलती से जॉनथन अपने बैग में कायरो का फोन ले आया था। प्लान तो वैसे भी कैंसिल हो चुका था, इसलिए जॉनथन कायरो को उसका फोन देने निकल जाता है। जब वो कायरो के घर के बाहर पहुंचता है तो बारिश होने लगती है। कायरो एक पतली सी ड्रेस पहनकर जॉनथन के पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर दोनों किस कर लेते हैं। इसके बाद जॉनथन वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ कायरो उसे एक मैसेज भेजती है। जॉनथन की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए जॉनथन वहाँ से एक छोटे से कैबिन में चला जाता है। वहाँ वो कायरो की भेजी हुई स्टोरी प्रिंट करता है और पढ़ने लगता है। वो एक अडल्ट स्टोरी होती है जिसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिश्ते को दिखाया गया होता है। ये पढ़कर जॉनथन काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। अगले दिन सब बदल जाता है। क्लास में जॉनथन कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाता था। कायरो पूछती है कि क्या हुआ। जॉनथन कहता है कि उसे उसकी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं। जब कायरो कहती है कि ये सब हमारे बारे में है तो जॉनथन साफ कह देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर कायरो का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जॉनथन उसे कहता है कि या तो ये स्टोरी दोबारा लिखो या मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो गुस्से और दर्द से भर जाती है। वो कहती है कि उसकी स्टोरी एकदम परफेक्ट है और जो वो नहीं लिख पाया वही उसने लिख दिया है। कायरो गुस्से में जॉनथन को एक मामूली राइटर कह देती है और कहती है कि अगर दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। वो रोते हुए घर चली जाती है और विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ जॉनथन के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिख रही थी। उसकी पत्नी के पूछने पर वो कायरो की स्टोरी के बारे में बता देता है। स्टोरी की लाइन सुनकर उसकी पत्नी भी एक्साइट हो जाती है। जैसे ही दोनों कुछ करने वाले होते हैं वहां बोरिस आ जाता है और जॉनथन फिर से अधूरा रह जाता है। उधर कायरो और विनी बात कर रही होती हैं। कायरो विनी से कहती है कि जॉनथन सिर्फ उसके करीब आने का नाटक कर रहा था। अपना ध्यान भटकाने के लिए कायरो विनी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करो। विनी बोरिस को चिढ़ाने लगती है लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं होता। बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कायरो एक फैसला करती है। दोनों अपने अपने कपड़े उतारती हैं, पास आती हैं और बोरिस को अपनी तस्वीरें भेज देती हैं। बोरिस ने ये सब देखा और तुरंत जोनाथन के घर से निकल गया। तभी जोनाथन की पत्नी को उसके स्कूल से फोन आता है। वो जोनाथन से पूछती है कि क्या उस लड़के और तुम्हारे बीच कुछ और भी हुआ। जोनाथन ने साफ मना कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने दोनों कायरो और जोनाथन से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। कायरो ने साफ साफ सब बता दिया कि जोनाथन ने उसे मिड टर्म असाइनमेंट एडवांस में दिया। हम साथ में सिगरेट पीते थे और स्कूल के बाहर भी मिलते थे। लेकिन जब बारी जोनाथन की आई तो वो सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रहा था। इस हिचकिचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल ने सब समझ लिया और उसने जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन से कहा कि उसे अपनी लिमिट समझनी चाहिए थी। अब लिमिट क्रॉस करने की वजह से ये हाल हुआ। बोरिस वहां से चला गया। जोनाथन घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगता है और वो फिर से पूछती है कि क्या दोनों के बीच कुछ हुआ। जोनाथन फिर से मना कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी अब मानने को तैयार नहीं थी। वो पूछती है कि क्या उसके दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स हैं। जोनाथन कुछ नहीं बोलता। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे की कमियों को गिनाने लगते हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जोनाथन की पत्नी ने उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ कायरो एरा से मिलती है और कहती है कि तुमने जो किया उसकी वजह से जोनाथन की नौकरी तक जा सकती थी, लेकिन अब कायरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि जोनाथन ने उसे कम समझा, लेकिन अब वो जान जाएगा कि वो असल में क्या है। कायरो ने इन सब चीज़ों को अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट बताया। अंत में कायरो कहती है कि अब ना तो जोनाथन के पास उसकी नौकरी है और ना ही उसकी पत्नी। अब वो आखिरकार खुद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।